नमस्कार साथियों, मैं अभिलाष थपलियाल आज उपस्थित हूं आपके समक्ष इस ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर, जो कि हमारे चैनल एजुएट लर्निंग का पोर्टल है। आज पहली बार मैं यहां पर आपके साथ इस प्रकार से रूबरू होकर क्लास ले रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज करंट अफेयर्स ऑफ मे मंथ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है इस चैनल पे कि मैं इस प्रकार से क्लास ले रहा हूं, इस माध्यम से क्लास ले रहा हूं। अब तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं प्रीवियस, वो सब आप जानते हैं कि दूसरी तरीके से हमने उसको क्लासेस को लिया है, लेकिन ये प्रयास हम करने का मतलब यहाँ पर हमने इनिशिएटिव लिया है। देखते हैं कि ये कितना लाभदायक रहता है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लंबे समय से आपकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं, कोई भी क्लास जो है नहीं आई। लास्ट सेशन में हमने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कुछ हमने हिस्ट्री के संबंध में मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े थे आपके पॉलिटी के, कुछ क्वेश्चंस के पॉलिटी के, और पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हमने क्वेश्चंस के साथ साथ जो टॉपिक वाइज थे बिल्कुल बिगिनिंग से उसको भी स्टार्ट किया। हाल फिलहाल जो भी चीज़ें रही, पर अब मेरा ये पूरा एक इनिशिएटिव है, नया प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। आज हाल फिलहाल मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये अभी पहली क्लास है। इसी श्रृंखला में 2 क्लासेस और आएंगी जिसमें हम और सारे जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम 12 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री रिसीव्ड द लार्जेस्ट रेमिटेंसेस इन 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार किस देश ने, 4 ऑप्शन है आपके सामने, किस देश ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस को रिसीव किया है, किस वर्ष में? 2020 के वर्ष में। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये रेमिटेंस क्या है। रेमिटेंस आप जानते हैं, जैसे भारत के लोग जो कि दूसरे देशों में, अन्य देशों में काम करते हैं, वो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भारत में, तो इस प्रकार से वो कौन सा देश है जो इस प्रकार से धन प्राप्त करता है, और उस सूची में, जो ये सूची हाल ही में आई है, इसमें उसको पहला स्थान मिला है। तो आपको उसका उत्तर देना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जी हाँ, भारत वो देश है, लगातार भारत इस सूची में बना हुआ है टॉप में, जो कि विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त करता है। विदेशों से किन से? जो भारत के ही लोग दूसरे देशों में, अन्य देशों में, आप जैसे जानते भी हैं कि भारत के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में और अमेरिका में, यूरोप के अन्य देशों में कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, तो वहां से जो पैसा भेजते हैं वो इसमें काउंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं रेमिटेंसेस जो प्राप्त हो रहे हैं, उसका पूरा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि 2020 में जो टॉप 5 रेसिपेंट कंट्रीज थी रेमिटेंसेस इनफ्लोस के मामले में, तो उसमें भारत को, इंडिया को 83 बिलियन, यानी सबसे ज्यादा जो पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है, वो भारत है। 83 बिलियन यूएसडी, यूएस डॉलर जो है उसको प्राप्त हुआ। इसके बाद चीन है, मैक्सिको है, और उसके बाद फिलीपाइंस एंड देन इजिप्ट। तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी। भारत इस सूची में लगातार जो है शीर्ष पर बना हुआ है, उच्च स्थान पर है वर्ष 2008 से। तो आप जानते हैं भारत के लोग जो अन्य देशों में कार्य करते हैं, तो वहां से किस स्तर पर, किस बड़ी मात्रा में भारत में पैसा आता है। इसके साथ ही आपको यह भी इसमें जान लेना चाहिए कि इंडिया जो है इस बार, क्योंकि आप जानते हैं 2020 का वर्ष पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में आप देख रहे थे, जैसे इस साल भारत में जिस प्रकार से कोविड के मामले ज्यादा बढ़े हैं, तो 2020 का वर्ष पश्चिमी देशों के लिए आपने देखा अमेरिका में कितनी बड़ी जो है त्रासदी हुई। अमेरिका में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा कोविड के कारण लोगों की डेथ हुई, तो इकोनॉमी भी बहुत सफर करी। लॉकडाउन के कारण जो डिफरेंट आप जानते हैं, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइम पर लॉकडाउन लगे, तो इंडिया ने रिसीव किया 83 बिलियन का रेमिटेंस 2020 में, जो कि ड्रॉप है उसका पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 0.2% डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। लास्ट ईयर की अपेक्षा में उससे पिछले वर्ष 83.3 बिलियन डॉलर उसको रिसीव हुआ था। इस बार 83 हुआ है, थोड़ा सा स्लाइटली लो है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। भारत आज भी शीर्ष पर है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो दी गई है, जल्दी से देखिए किसने ये रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नाम से रिपोर्ट जो है आपकी, ये रिपोर्ट जो है इसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। ये चीज आपको जाननी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेमिटेंस क्या होते हैं। जैसे कि आप
जानना चाहिए कि रेमिटेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया रेमिटेंस वो मनी या वो गुड्स जो कि माइग्रेंट्स भेजते हैं अपने ओरिजिन की कंट्री में, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है ना, तो वो रेमिटेंस बोलते हैं उसे। तो याद रखिएगा, इसमें इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत शीर्ष पे है। अब वर्ल्ड बैंक से संबंधित आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना 1944 में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, डेविड मालपास उसके अध्यक्ष हैं, और अंशुला कांत जो भारतीय हैं वो उसकी क्या है, चीफ इकोनॉमिक जो है ऑफिसर, ठीक है ना, साथ ही साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और साथ ही साथ एमडी भी हैं। तो ध्यान रखिएगा अंशुला कांत का नाम भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु रिसेंटली होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जल्दी से देखिए इस प्रश्न के उत्तर को, और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ओ पनीर सेल्वम। तमिलनाडु के हाल में मुख्यमंत्री बने हैं ओ पनीर सेल्वम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 माह में देश के विभिन्न राज्यों में, अर्थात 4 राज्यों में प्लस 1 संघ शासित प्रदेश में चुनाव कराए गए, इनकी विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें आपका असम था, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, साथ ही साथ पुद्दुचेरी विधानसभा के लिए भी, जो कि एक यूटी है, उसकी विधानसभा भी आप जानते हैं, वहां पर इलेक्शन कराए गए। उसके बाद 2 मई को रिजल्ट आया इसी माह। तो उसके बाद अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स, जो भी पार्टी जो है वहां पर विजेता हुई, अब मुख्यमंत्री बनने शुरू हुए। तो पश्चिम बंगाल में हम जैसा जानते ही हैं कि पुनः टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है और ममता बनर्जी वहां पर क्या बनती हैं, चीफ मिनिस्टर बनती हैं। उसी प्रकार असम में आप देखते हैं बीजेपी वापस सत्ता में आ गई, बीजेपी गठबंधन। इसी के साथ केरल में वापस जो है लेफ्ट पार्टी आपकी जो है एलडीएफ वो सत्ता में आई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके जो थी वो सत्ता में थी, वो हट गई है, अब वो चुनाव हारी और अब सत्ता में आ गई है पार्टी डीएमके। तो ये डीएमके के जो है स्टालिन साहब, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, और आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का, करुणानिधि साहब, ठीक है, जो कि अब दिवंगत हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी आप जानते हैं, तो उनके पुत्र हैं स्टालिन साहब। तो ये जो है एम के स्टालिन जो डीएमके के प्रेसिडेंट है वर्तमान में, और इन्होंने, इनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा था तमिलनाडु में जब 2 बड़े लीडर्स, जिसमें कि जयललिता और करुणानिधि दोनों अपोजिशन पार्टीज के थे, दोनों अलग अलग पार्टी के थे, तो ये दोनों लीडर्स नहीं थे। एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके 2 बड़ी मेजर पार्टी आप जानते हैं तमिलनाडु में। तो यहां पर ये चुनाव किसने जीता? ये जीता डीएमके ने, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं कौन? करुणानिधि, ये आपके स्टालिन जो करुणानिधि के पुत्र हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर जो शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री को, आप जानते हैं मुख्यमंत्री राज्य सरकार का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं सरकार का मुखिया होता है। वैसे सरकार का मुखिया अगर हम बोले तो गवर्नर होता है, लेकिन जैसे भारत संघ का मुखिया आप जानते हैं हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। सिमिलरली स्टेट में आप देखिए हेड ऑफ द जो आपका स्टेट है, जो राज्य वाला स्टेट है, मतलब जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है तो वो गवर्नर होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो है वो, बस अंतर इतना है डी फैक्टो और डी ज्यूरे का हेड जो अंतर है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने ये शपथ राजभवन में दिलाई एक साधारण कार्यक्रम में, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो याद रखिएगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, आप जानते ही हैं। इलेक्शन रिजल्ट जो आया तो अलग अलग राज्यों में जो है वहां पर कई जगह पुराने जो दल थे, जैसे तमिलनाडु में तो सत्ता चेंज हुई, लेकिन असम में वापसी की बीजेपी ने, यूडीएफ जो एलडीएफ है वो वापिस आया केरला में, ठीक है ना, और पुद्दुचेरी में चेंज हुआ। तो यहां पर आप देखिए केरला में जो वहां के राज्यपाल है, महामहिम राज्यपाल, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर केरल में भी जो है वापस मुख्यमंत्री बने। इधर आप देखें पश्चिम बंगाल में मैडम ममता बनर्जी शपथ ले रही हैं, इधर आप देख रहे हैं तमिल साई सौंदरराजन इधर शपथ दिला रही हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को, जो कि असम के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में जो भी चुनाव परिणाम आए तो वहां पर अलग अलग मुख्यमंत्री अब अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है माइस रेन। जी हां, चूहों की बारिश। माइस रेन इज इन न्यूज नाउअडेज। आजकल चूहों की बारिश चर्चा में है। जरा आप बताइए कि ये किस जगह हो रही है, कहां से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर चूहों की बारिश हुई। हाल फिलहाल न्यूज़पेपर्स में आप देखिए, इंटरनेट में काफी चर्चा में रहा ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से जो माइस रेन से यहां पे मतलब है वहां पर चूहों की जो समस्या है, चूहे इतने ज्यादा हो गए हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या, वहां पे प्लेग का खतरा उत्पन्न हुआ है, और उसी को हमने एक टर्म दी है माइस रेन, अर्थात चूहे वहां पे सीलिंग से और अलग अलग अपार्टमेंट से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। इसीलिए इस पूरी घटना को हमने बोला है माइस रेन। तो देखिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया में तो कोरोना वायरस फैला हुआ है,
वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक अलग ही तरह की समस्या है। यहाँ पर चूहों ने परेशान करके रखा है। फैक्ट्री और खेतों से जो निकलने वाले चूहे, इनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इनकी लाखों में इनकी संख्या है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए जान का खतरा, क्योंकि आप जानते हैं चूहे के काटने से किस प्रकार की बीमारी होती है, प्लेग किस प्रकार से फैलता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये चूहे कई लोगों को काट चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोग चूहों से होने वाली बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी एक खबर चर्चा में रही। याद रखिएगा, माइस रेन, ये पूरा टर्म यूज किया गया, माइस प्लेग, माइस रेन, आपका ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। बड़ी बात इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे, कि वहां की सरकार ने, क्योंकि चूहों के कारण उनकी बढ़ती जो जनसंख्या है, चूहों की जो संख्या है, उसके इतने बढ़ने के कारण वहां पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, वहां पर सरकार ने अब जो है ये ब्रोमाडियोलोन, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का आपका केमिकल, एक रसायन, एक आप बोल सकते हैं पॉइजन है, जो कि चूहों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में वहां चूहे हो गए हैं, तो सरकार ने इसके यूज के लिए वहां पर क्या कर दिया है, परमिशन दे दी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ठीक है, तो यह प्रश्न था आपका माइस रेन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, ये देखिए आप, ये है चूहे बड़ी संख्या में, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स वाला रीजन है, इधर ज्यादा समस्या है, तो उनके जो प्रांत हैं, तो यहां पर ये बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट, ऑसिरिस रेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑसिरिस रेक्स, ये पूरा मिशन हाल फिलहाल जो है चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? इसमें ऑसिरिस रेक्स का जो ये पूरा मिशन है, ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या सब्जेक्ट है इसका? क्या ये मंगल ग्रह की सरफेस का स्टडी करेगा, या मून की, या कहीं इसी एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ ग्रह का अध्ययन करने का, या फिर सन का अध्ययन करने का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ एन एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड का अध्ययन करना। अब आप ध्यान रखिएगा, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड ग्रह नहीं होते, कॉमेट्स भी नहीं होते। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? एस्टेरॉइड्स आप बोल सकते हैं दे आर माइनर प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब रॉकी सब्सटेंस हैं। प्लैनेट जितने बड़े नहीं होते, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है स्पेसिफिक, वो प्लैनेट नहीं है, वो प्लैनेट नहीं बन पाए हैं, ठीक है ना। तो ड्वार्फ प्लैनेट हम उन्हें बोल सकते हैं। और आपने एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं सन, क्योंकि सन जो कि हमारे पूरे जो ये सोलर सिस्टम है, इसका जो स्टार है, सन इज अ स्टार, ठीक है। तो इसके ऑर्बिट में आप जानते हैं अलग अलग जो हैं प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। तो आपका मरकरी, वीनस, अर्थ जो कि थर्ड प्लैनेट है आपका इस साइड से, फिर आपका मार्स, ठीक है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद आप जानते हैं एक पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, ठीक है। फिर आपका जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तो अब एक प्लैनेट नहीं है। उसके बाद एक लास्ट में, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम ऐड होता है, तो क्यूपर बेल्ट करके आप पढ़ते हैं। हाल फिलहाल आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स भी क्या है, सन के आगे पीछे, दे आर ऑल्सो ऑर्बिटिंग, ठीक है ना। तो ये जो बेल्ट है, ये दो प्लैनेट्स, कौन कौन सा प्लैनेट है आपका? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। इसके अलावा भी स्पेस में आपको जगह जगह एस्टेरॉइड्स जो है मिल जाते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स अर्थ के आगे पीछे भी घूमते हैं। तो वहीं पर अर्थ का एक निकटवर्ती एस्टेरॉइड है आपका बेनू नाम का, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो पूरा नासा का मिशन है, नासा आप जानते हैं जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, नासा, ठीक है ना, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ये मिशन है ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्टेरॉइड बेनू का अध्ययन करेगा, एस्टेरॉइड बेनू, ठीक है ना। और ये स्टार्ट कर चुका है अपनी जर्नी वापस अर्थ के लिए। तो एक लंबा, ये काफी लंबा प्रोसेस रहा, काफी लंबा, 2016 से लेके ये आपका पूरा 2022-23 तक का मिशन है पूरा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये मिशन पूरा, देखिए 2023 तक का मिशन है पूरा ये, तो 7 साल का ये पूरा मिशन आपका, और 2023 तक ये वापस पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो एस्टेरॉइड का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एक रॉकी सब्जेक्ट होते हैं जो कि सन को, मैंने बताया आपको, ऑर्बिट करते हैं लाइक अदर प्लैनेट्स, ठीक है ना। और ये स्मॉलर होते हैं प्लैनेट से, तो हम इन्हें प्लैनेट नहीं बोलते, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। माइनर प्लैनेट्स बोल सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, छोटा प्लैनेट बोल सकते हैं, माइनर है बट प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये पहला एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन था। सैंपल रिटर्न मिशन मींस कि वहां पर उस एस्टेरॉइड का कुछ सैंपल, मतलब जो भी सब्सटेंस वहां पर है, वहां पर रॉक, यहां पर वहां पर सैंड, व्हाटएवर, उसको लेकर वो वापस आएगा अर्थ में, जिससे हम स्टडी करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज वी वांट टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो
प्रिस्टीन, ठीक है ना, प्रिस्टीन जो लाएगा, कलेक्ट करेगा प्रिस्टीन को, एक अनअल्टर्ड सैंपल ऑफ एस्ट्रॉइड बैक टू अर्थ, जिसका हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा ये 7 साल का पूरा मिशन, 2016 से 2023 तक का मिशन एस्ट्रॉइड के अध्ययन का मिशन है। जिस एस्ट्रॉइड का अध्ययन किया जा रहा है उसका नाम है बेनू, जो कि अर्थ का एक नियर एस्ट्रॉइड है, और साथ ही साथ इस पूरे मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स। अच्छा, मुझे बताइएगा जापान के भी मिशन इस संदर्भ में रहे हैं, हायाबुसा 1, हायाबुसा 2। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कौन से जो अलग अलग उसके मिशन रहे हैं, हायाबुसा 1, हायाबुसा 2, तो वो किस एस्ट्रॉइड का उन्होंने अध्ययन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। प्रश्न है, हाल ही में चीन के रॉकेट की डेब्री, आप बीच में जान रहे हैं खबर काफी चर्चा में थी कि चीन का जो एक रॉकेट, क्योंकि चीन का भी अपना पूरा स्पेस जिस प्रकार से हम देखते हैं स्टेशन है, ठीक है ना, स्पेस स्टेशन पूरा प्लान उसका चल रहा है, स्पेस स्टेशन को बनाने का पूरा। तो उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में प्रश्न है आपके सामने कि जो डेब्रीज यानी मलबा आया चीन के रॉकेट का, ठीक है, तो चीन के रॉकेट का हाल फिलहाल ये खबर बहुत चर्चा में रही कि वो मलबा कहां गिरेगा, और कहीं जान माल का नुकसान, कहीं मतलब आबादी वाले क्षेत्र में, किसी ऐसी क्षेत्र में किसी देश के ऊपर गिर जाएगा तो बड़ी समस्या हो सकती थी। तो काफ़ी नासा ने भी डांटा, अमेरिका ने काफ़ी मतलब इसमें गुस्सा दिखाया अपना, और दुनिया भर में चिंता रही कि ये चीन के जो रॉकेट की डेब्री है, क्योंकि अनकंट्रोल हो गई, ठीक है ना, अब ये कहाँ गिरेगी, तो ये एक बड़ी समस्या थी। हाल फिलहाल ये गिरा आपका इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में बिल्कुल आप समझ सकते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल पास, मालदीव्स के पास, आप जानते हैं इंडियन ओशन में, ये देखिए ये लक्षद्वीप, इधर मालदीव्स, इधर इसके पास। तो ये जो चाइना का बिगेस्ट रॉकेट, एक बहुत बड़ा उसका रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5B, नाम याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5B, जो क्रैश हुआ कहां पर, इंडियन ओशन। इसका डेब्री कहां गिरा, इंडियन ओशन में, नियर मालदीव्स। आप जानते हैं मालदीव्स, इंडियन ओशन, आप जानते हैं ये पूरा रीजन। हाल फिलहाल इस क्षेत्र से ताओकाथे नाम का जो साइक्लोन है, ठीक है ना, बे ऑफ ये आपका अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन वाला रीजन, इधर बे ऑफ बंगाल से भी हाल फिलहाल यास नाम का साइक्लोन, ठीक है, ये करंट अफेयर में हम कवर करेंगे आगे। तो इंडियन ओशन नियर द मालदीव्स ऑन संडे, ये गिरा था आपका, ठीक है ना, और बीजिंग के इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया यूएस स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पूरा एक मिशन चल रहा है चाइना का, वो पूरा का पूरा अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष पर बनाना चाहता है। मुझे उस मिशन का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जी हां, जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना। तो आपको बताना है जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अपॉइंट किसने किया है, कौन नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को। तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना को अपॉइंट किसने किया है, पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, कानून मंत्रालय या विधि मंत्रालय बोलते हैं जिसे, या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर इस प्रश्न का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बहुत सारी पोस्ट आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, कि कौन कौन से पोस्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 आप जब देखते हैं, आप देखते हैं आर्टिकल 124 रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है। तो वहां पर आप जानते हैं हमारे जो पूर्व जस्टिस से, इनसे पूर्व आप जानते ही हैं जस्टिस बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, उनसे पहले आप जानते हैं जस्टिस रंजन गोगोई। तो गोगोई साहब जिन्होंने अयोध्या फैसला दिया था, फिर उनके बाद बोबड़े साहब, शरद अरविंद बोबड़े साहब, शरद अरविंद बोबड़े, और अब हमारे जस्टिस रमन्ना साहब जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, जरूर बताइएगा देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कानिया साहब, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये याद रखिएगा जस्टिस रमन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं जस्टिस रमन्ना को शपथ दिला रहा है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये सिंपल सेरेमनी हुई बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है ना, और ये ओथ वाज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको करा। द सेरेमनी वाज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, ये सब आप याद रखिएगा। और इस संबंध में नोटिफिकेशन जो है regarding the appointment of Ramanna as the Chief Justice of India was published in the Department of Justice। तो पूरा एक प्रोसीजर हम पॉलिटी में देखेंगे कि किस प्रकार से चीफ जस्टिस के नाम का जो है सिफारिश की जाती है। पूरी परंपरा है, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बनते हैं। हालांकि इसको तोड़ा भी गया है इंदिरा गांधी जी के समय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये नाम देती है फिर, ठीक है ना। फाइनलाइज करते हैं इसको इस प्रकार से। तो जस्टिस रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस रहेंगे 26 अगस्त 2022 तक। ये रमन्ना साहब हैं और ये हमारे राष्ट्रपति जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप, शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री जी भी हैं, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बहुत सिंपल साधारण समारोह ये रहा। हाल ही में प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भारतीय सेना द्वारा एक इन फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन प्लांट। आप जानते हैं कि भारत बहुत काम कर रहा है सोलर एनर्जी, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा पूरा फोकस है, ठीक है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ आवर कमिटमेंट्स टू रिड्यूस कार्बन, तो हमारे पास बहुत प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बहुत सारी डिमांड्स भी हैं, हमें डेवलपमेंट भी करना है। तो भारत बहुत बड़ा अपना मतलब लक्ष्य लेके चल रहा है। भारत एक पूरा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, और पेरिस क्लाइमेट पूरा जो अकॉर्ड है आप जानते हैं, उसके तहत भी भारत प्रतिबद्ध है कहीं ना कहीं। तो उसी संदर्भ में आप देखते हैं भारत सौर ऊर्जा के संदर्भ में तो बहुत जबरदस्त काम कर ही रहा है। तो ये जो फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन प्लांट लगा, वो भारत के किस राज्य में लगाया गया भारतीय सेना द्वारा? द आंसर इज सिक्किम। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम में आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स, आप देख रहे हैं जो 30 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट नॉर्थ सिक्किम में, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, उस संदर्भ में हमारा बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी आपकी यहाँ पे लिखी गई है, इतना आपको डिटेल नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और यहाँ पर ये जो बैटरी का यूज करने की बात की गई है, आप देख रहे हैं वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है ना। वेनेडियम काफी चर्चा में आजकल, याद रखिएगा, ठीक है ना। वेनेडियम इन इंडिया वाज फर्स्ट फाउंड इन जनवरी 2021। पूछ सकता है किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम पहले पाया गया, भारत में जो सबसे पहले पाया गया, और जो है चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, यहाँ पे सारा लिखा है, ठीक है ना। तो वेनेडियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो यू नो, भारत को क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कार्य करना है, तो ये हमारा पूरा मिशन चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस संदर्भ में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है आप जानते ही हैं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत अमेरिका तो ट्रम्प साहब के नेतृत्व में आप जानते हैं वो बैक हो गया था, वो पीछे आ गया था, हट गया था इससे, लेकिन अब बिडेन साहब हैं, देखते हैं आगे क्या होता है कमिटमेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं फॉसिल्स जो है, और जितना हम क्रूड ऑयल लेते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल दुनिया में। अगर जो आपसे पूछा जाए शीर्ष देश जो क्रूड ऑयल को लेते हैं, इनमें एक भारत भी है। जैसे आप जानते हैं चाइना, यूएस तो खैर इंपोर्ट भी करता है। तो आज उस यूएस के पास जो है शेल गैस और नेचुरल अदर एनर्जी सोर्सेस बहुत ज्यादा, अब उसने मतलब वहां पर खोज लिया है, तो आज वो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, इन गल्फ नेशन में या जो ओआईसी कंट्रीज है आपका। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, दीज आर द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल को। और बहुत बड़ा हमारा जो है अमाउंट, जो हमारा पैसा है, फॉरेक्स है, इस पर खर्च होता है, ठीक है ना। तो रियूज ऑयल डिमांड, अब जैसे जैसे हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जब खुद खाड़ी देश अब अपना पूरा प्लान, जो लॉन्ग टर्म प्लान है, डेवलपमेंट प्लान, उसको चेंज कर दिया उन्होंने। उन्हें भी पता है कि ये फॉसिल का भविष्य अब आगे ज़्यादा नहीं है ना, उनको समाप्त होना है, उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। फॉसिल्स तो डेफिनेटली दे विल गो। तो किस तरह से हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना है? तो और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में जो तेल की मांग है, अभी बीच में याद होगा तेल के दाम जब बढ़ रहे थे, तो भारत सरकार और सऊदी अरेबिया आप जानते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, तो उन्होंने बोला था, वहाँ के मंत्री का एक बयान आया था कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को जो है उसका इस्तेमाल करे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे हमने ऑयल के, उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि भारत में क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा था और यहाँ मुद्दा बन जाता है, फिर महंगाई होती है हर चीज़ में, क्योंकि जो तेल, कच्चा तेल आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसका असर हर चीज़ में पड़ेगा इनडायरेक्टली। आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होगा महंगा होगा, तो सब चीज़ों में सब्जी, फल, दाल वाल सब चीज़ महंगी होगी। तो वहाँ पर आप जानते हैं भारत सरकार, और उस टाइम उस तरह की बयानबाजी चल रही थी कि आप हमारे इस मामले में आपको नहीं बोलना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से बयान आया था, हमें कैसे इस्तेमाल करना है अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का, कहाँ करना है वो हम पर है, हम खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन भी कम होगा, हम डेफिनेटली जानते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, आप जानते हैं लगातार। और आपने देखा होगा जो व्हीकल्स भी होते हैं, मोटर व्हीकल्स, उसमें BS4, BS6, भारत स्टेज 6, मतलब हम और ज़्यादा
यानी कि पॉल्यूशन को हमें कम करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विद्युत पूरी तरह से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए। तो इस संदर्भ में हमारे बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटे। हाल ही में किसको नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देना, नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया, बता देता हूं पहले आपको, जानते हैं दोबारा आप, केपी शर्मा ओली साहब। ओली साहब बहुत चर्चा में रहे, ओली साहब। ओली साहब को नेपाल का प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि अब पुनः नेपाल में जो पार्लियामेंट है, नेपाल की जो पार्लियामेंट है, संसद है, बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है नेपाल में। कभी वहां दिसंबर में प्रेसिडेंट अपने आप केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी को बोलते हैं कि आप संसद को भंग कर दीजिए। फिर वहां पर जो उन्हीं की पार्टी जो कोalition के और लीडर्स थे, प्रचंड साहब लोग, वो सब नाराज हो जाते हैं, मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट दोबारा बहाल करता है, फिर वो उनको बहुमत साबित करना होता है केपी शर्मा ओली साहब को, वो साबित नहीं कर पाते, दूसरी पार्टियों को मौका देते हैं राष्ट्रपति, वो बहुमत नहीं जुटा पाते, दोबारा केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर दोबारा अब यहाँ पर क्या हो गया, संसद भंग हो गया। फ्रेश इलेक्शंस होंगे नेपाल में। तो केपी शर्मा ओली नाम आप जानते हैं, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, और दूसरा बड़ा नाम आप जानते ही हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो लेफ्ट पार्टीज या कम्युनिस्ट पार्टीज, चाइना ने भी बहुत रोल प्ले किया वहां पर, आप जानते हैं लास्ट ईयर इंडिया नेपाल के बीच में, आप देखिए नेपाल, जब भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया था तो नेपाल ने उत्तराखंड के वो क्षेत्र लिम्पियाधुरा, ठीक है ना, तो उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना जो पूरा क्लेम किया, तो इंडिया नेपाल के थोड़े जो है रिलेशंस के ऊपर भी उसमें बात उठी। हाल फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है, लिपुलेख वगैरह, प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी जो है वहाँ की, उन्होंने ये शपथ वगैरह दिलाई थी उनको। हाल फिलहाल अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो वहाँ पर पूरी, पर याद रखिएगा प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। विद्यादेवी भंडारी जी के बारे में मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट। और नेपाल में भी आप जानते हैं पहले राजशाही थी 2008, फिर उसके बाद वहाँ पर सब चेंज हुआ, उनका इतना लंबा समय तो उनका संविधान बनने में लगा, पूरा मधेशी आंदोलन, 2014 का नेपाल का भूकंप, वो काठमांडू बड़ी तबाही हुई थी, मुझे याद है आज भी उस टाइम बिल्कुल। तो मतलब आप समझ सकते हैं नेपाल बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और हाल फिलहाल नेपाल में कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और नेपाल भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। वहां की राष्ट्रपति जी ने हमारे राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि नेपाल को आप वैक्सीन सप्लाई कीजिए, हम खुद क्राइसिस में, हमारे यहाँ खुद वैक्सीन की बड़ी कमी है। दूसरी तरफ उन्होंने चीन को भी लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पत्र कि आप वैक्सीन सप्लाई कीजिए। तो बहुत सारा नेपाल में, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कोरोना की बड़ी जैसे समस्या है, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे में जब देश में एक सरकार और स्थायी सरकार ना हो, तो कैसे समस्याओं को वहां पर जो है टैकल किया जाएगा, एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए आप, विद्यादेवी भंडारी जी, ये उनके प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली साहब। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में आप जानते हैं देश में हमारे 700 से ज्यादा जिले हैं, और अब एक नया जिला पंजाब सरकार ने घोषित किया था हाल ही में, ईद के दिन, जो आपकी मीठी ईद है, ईद उल फितर, उसमें पंजाब सरकार ने एक नया जिला, किस जिले को, जो पंजाब का 23वां जिला, वर्तमान में 22 जिले थे, अब वहां 23 जिले हो गए हैं, तो वो जिला बरनाला होगा, फतेहगढ़ साहिब, मलेरकोटला या संगरूर। तो ऑप्शन सी मलेरकोटला। मलेरकोटला जो है पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने घोषणा की कि मलेरकोटला जो कि एक नया जिला होगा, ये संगरूर से, संगरूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के कुछ पार्ट से, उसी को काट कर बनाया जाएगा मलेरकोटला। याद रखिएगा नाम पंजाब का। और यहां पर एक पर्टिकुलर, अब इसके पीछे फिर योगी जी का ट्वीट भी आया, बहुत सारे मतलब उनका स्टेटमेंट आया, बहुत सारी तरह की प्रतिक्रियाएं हुई कि आप रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग यहां पर मेजॉरिटी में हैं। हाल फिलहाल ये नया जिला घोषित हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम पर ये वादा भी किया था, 2017 में अपना वादा पूरा किया है। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं 2022 से में, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। तो आप देख रहे हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी को काटकर यहीं पर जो है कुछ एरिया से बनाया जाएगा आपका नया जिला मलेरकोटला। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है हाल ही में। याद रखना मलेरकोटला नया जिला पंजाब का। How many Indian sites were recently added to UNESCO World Heritage Sites? ये टेंजिबल, ठीक है ना, टेंजिबल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी भारतीय साइट्स को हाल ही में कितनी इंडियन साइट्स को जो है शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके, हमारी धरोहर, विश्व धरोहर। तो हाल ही में 6 साइट्स को ऐड किया गया है, ठीक है ना, 6 साइट्स को ऐड किया गया है। अब हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, नाम याद रखिएगा प्रहलाद सिंह पटेल साहब का, हमारे संस्कृति मंत्री हैं ये,
इन्होंने वेडनेसडे को इन्फॉर्म किया था, अभी लास्ट, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, ठीक है ना, कि भारत के 6 हेरिटेज साइट्स को, ठीक है, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में, टेंटेटिव अस्थाई लिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से साइट्स है नाम याद रखना। वाराणसी, क्वेश्चन बन सकता है वाराणसी घाट्स, ठीक है ना, गंगा के जो घाट है वाराणसी में, या कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु का, सतपुरा टाइगर रिजर्व हो, या भेड़ा घाट जो मध्य प्रदेश में है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र का, और हीरे बंकाल ऑफ कर्नाटका। तो ये साइट्स आपकी 6 साइट्स हो गई, 2 मध्य प्रदेश की इसमें। तो ये साइट्स को इन्होंने जो है इसमें 6 साइट्स को टेंटेटिव जो लिस्ट है यूनेस्को की उसमें ऐड किया है। तो ये इन्फॉर्म किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजे थे 9 साइट्स के लिए, जिसमें से 6 को सिलेक्ट किया गया। अब भारत में आप जानते हैं ये पूरा एक मैप आपके सामने रखा गया है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी साइट्स हैं टोटल। अभी हम आप देखिए, अभी 37 साइट 2018 का डेटा है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन ऑफ इंडिया यूनेस्को के द्वारा। तो ऑलरेडी 30 साइट्स इंडिया की, ये देखो इंपॉर्टेंट डेटा है, 30 साइट्स इंडिया की ऐड की गई है कल्चरल साइट्स के तौर पर, 7 नेचुरल, 30 + 7, 37 + 1 एक मिक्स्ड साइट, तो 38 साइट्स टोटल एट प्रेजेंट, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स ये सारे, आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आप जानते हैं मुंबई, जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन, हमारे उत्तराखंड में आप देखते हैं नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। याद रखने का मतलब ये है, आप हर चीज याद नहीं रख सकते, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। और जो 6 साइट्स हैं लेटेस्ट मैंने आपको बताई, उनका नाम तो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज पास्ड अ बिल टू कंट्री अ राइज इन द एंटी एशियन क्राइम्स अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। एज वी ऑल नो दैट कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को असर डाला है। पूरे वर्ल्ड में जो है आप क्राइसिस देख रहे हैं, चाहे इकोनॉमी तो चलो बात की बात, सेकंड चीज, पहले जो इतनी प्रेशियस लाइफ्स लोगों की गई, बेसमय असमय लोगों की मृत्यु हुई, और हर एज ग्रुप के लोगों की इकोनॉमी लॉस हुआ, वो हुआ। कितने लोग गरीबी में आ गए, जो पहले से समस्या में थे और समस्या में आ गए। बहुत ज्यादा जो है पूरी, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में पिछले 2 वर्षों से ये फ्लक्चुएशन, ये पूरा जो उतार चढ़ाव का दौर हम देख रहे हैं। अब इस कारण क्या हुआ, पश्चिमी देशों में, जैसे खासकर हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, वहां पर एक हेट, एक पूरा इस प्रकार की भावना लोगों के मन में आई, वहां पर जो वहां के लोग हैं, कि भाई ये बीमारी जो आई है कोविड-19, सार्स CoV, कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज जो है आपका, ये ओरिजिन इसका हुआ है कहां से, एशिया से। एशिया में भी आप पर्टिकुलरली जानते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री पर वहां के राष्ट्रपति ने बकायदा नाम लेकर जो बोला, तो चाइना, इसको वुहान वायरस उन्होंने बोला, ट्रंप साहब ने फॉरवर्ड। और अभी लेटेस्ट जो है बिडेन साहब ने भी 90 दिन के अंदर अंदर बोला है कि ये वायरस का ओरिजिन कहां हुआ। WHO ने भी इस पर जांच की, पर WHO की जांच पूरी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। उन्होंने कहा हमारे पास प्रॉपर, हम मतलब हमें सबूतों का अभाव है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः आप देख रहे हैं मुद्दा चर्चा में है। तो यहां पर क्या हुआ, एशिया से, क्योंकि और बहुत सारे लोग आप जानते हैं अमेरिका में तो दुनिया भर के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहां पर हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, अलग अलग देशों के। तो वहां पर हेट क्राइम एशिया के लोगों के प्रति बढ़ा, क्योंकि ये माना गया बीमारी वहां से ओरिजिन हुई है। तो वहां पे लोगों के मन में भावना है भाई इनके यहाँ से बीमारी, या हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तमाम चीजें, नौकरियां चली गई, बहुत समस्या हो गई। तो हेट क्राइम वहां पर बढ़ रहा था। तो वहां की जो सरकार ने इसके खिलाफ एक बिल पास किया कि इस प्रकार का हेट क्राइम जो है उसको बिल्कुल आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर सरकार आप जानते ही हैं, अभी वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, बिडेन साहब राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। तो ये कहां पर हुआ, USA में। तो USA की सरकार ने इस प्रकार का प्रस्ताव बिल पास किया है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट बिडेन साहब देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं इधर कमला हैरिस भी है मैडम, ठीक है। जो हेट क्राइम अगेंस्ट एशियन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर्स जो है उनके खिलाफ जो हेट क्राइम हो रही है, उसी को कम्बैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये पूरा बिल साइन किया गया है। बिडेन साहब मुस्कुराते हुए आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, और ये लोग आप जानते हैं एशियन मूल के, ये बोल रहे हैं माई एथनिसिटी इज नॉट अ वायरस। तो अब ये गलत बात भी है, किसी को अब किसी पर्टिकुलर, जैसे इसके ऊपर भी विवाद उठा, क्योंकि आप जानते हैं कोविड का जो नया वेरिएंट है, हम बोल रहे हैं ये भाई, ये अभी तो केजरीवाल साहब और उनका सिंगापुर के जो एक वेरिएंट को लेकर आप जानते हैं पूरा विवाद हो गया था कि भाई तीसरी लहर आएगी, बच्चों पे ज़्यादा खतरनाक होगी, और बड़ा विवाद उठा कि सिंगापुर सरकार ने बड़ी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि किसी
वायरस का नाम आप हमारे देश के नाम से किसी वेरिएंट का नाम, जैसे भारत में भी जानते हैं B.1.617, ये वाला जो है वायरस का जो वेरिएंट है। इसके अलावा कुछ बोला ये ब्राजीलियन है, साउथ अफ्रीकन और अलग अलग किसी कंट्री विशेष से जोड़ना आप अपने आप समझ सकते हैं गलत बात है। भारत, अभी आप देखते हैं WHO ने भी क्लियर किया, ये भारत में इस वेरिएंट से लोग ज्यादा प्रभावित पाए गए, लेकिन इसे इंडियन वेरिएंट बोलना दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। और सरकार ने भी क्लियर किया आप इसको ना बोले। सरकार ने आपकी जो बहुत सारी सोशल साइट्स को भी आदेश दिया कि आप इस तरह की चीजें हटाइए। इंडियन वेरिएंट और ये सारी चीजें किसी देश के साथ जोड़ने का बिल्कुल सही नहीं है। तो हाँ, अगर कहीं गलती हुई है तो जिसकी भी गलती है, कंट्री ने गवर्नमेंट के लेवल पे जिस लेवल पे गलती हुई है, दे विल हैव टू सफर, ठीक है ना, उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। बट किसी पूरी कम्युनिटी को, किसी कंट्री को, रिलीजन को जोड़ देना दैट इज नॉट गुड साइन, अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट, हु इज द टॉप ऑफ फॉर्च्यून्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर। जो टॉप फॉर्च्यून की जो ये टॉप 50 जो लिस्ट आई है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स की, इसमें सबसे ऊपर कौन है? ये कोविड-19 को पूरा उन्होंने मैनेज किया, अपने देश को आगे बढ़ाया, इस समस्या से निकालने में बहुत हद तक सफल रहे। कौन? वो है जेसिंडा अर्डेन। जेसिंडा अर्डेन जो न्यूजीलैंड आप जानते हैं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत पॉपुलर मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छी मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है ना। तो इस फॉर्च्यून की लिस्ट में जो टॉप 10 लिस्ट, ये टॉप 10 लोग हैं, 50 लोगों की है, टॉप 10 ग्रेटेस्ट लीडर्स में जो है, देखो टोटल अमंग 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स, इसमें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा आप देख रहे हैं mRNA पायनियर्स, पेपल के CEO हैं इसमें। इसके अलावा जो है आपके NBA रेस्क्यूअर्स हैं। अब हमारे लिए मेन है यहाँ पे अदर पूनावाला साहब। अदर पूनावाला का नाम आपने सुना होगा, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है, यहाँ पर ये आपकी कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जो भारत में चल रही है, तो ये बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। उसके मालिक है अदर पूनावाला, ये इस सूची में 10वें स्थान पर है। फॉर्च्यून की लिस्ट जो आई है इसमें 10वें स्थान पर है, याद रखिएगा अदर पूनावाला साहब, ये अदर पूनावाला, ठीक है ना। और पहले नंबर पे है जेसिंडा मैम ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में, ये देखिए आप, जेसिंडा मैम और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। तो ये था बेटा आपका आज का सेशन। इसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, जो निकटवर्ती परीक्षा है, वो चीजें हमने डिस्कस की। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, अब और भी जो क्वेश्चन है मई मंथ के, हम उसको सेकंड और थर्ड लेक्चर में 2 लेक्चर और उसके साथ उसको कवर कर देंगे कंप्लीट मई मंथ का। इसके अलावा भी हमारा प्रयास आगे जारी रहेगा अलग अलग विषयों के संदर्भ में। हाल फिलहाल आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।